नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिदम का, साथ ही साथ उसकी प्रमेयिका का। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा है कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या है, प्रमेय क्या है, और आप जाने हैं कि किसी भी संख्या a को BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है, विभाजन के रूप में किया जा सकता है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत हम एक ऐसे लोक कथा से करते हैं। लोक कथा कुछ इस प्रकार का है बच्चों कि एक अंडे का जो विक्रेता है टोकरी में अंडे रखे हुए है और रास्ते पर चल रहा है। एक दूसरा व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही उससे बातचीत करते करते झगड़ जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह उसकी टोकरी को नीचे गिरा देता है, जिससे उसके सारे अंडे टूट जाते हैं। उन दोनों में झगड़ा हो गया है और पंचायत के लिए कहीं एक जगह पहुंचा है। पंचायत जब हुई तो पूछा गया अंडे वाले से कि तुम्हारी टोकरी में कितने अंडे थे। तो उसने उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि यदि 2-2 गिनेंगे तो 1 बचेगा, 3-3 गिनेंगे तो 2 बचेगा, 4-4 गिनेंगे तो 3 बचेगा, 5-5 गिनेंगे तो 4 बचेगा, 6-6 गिनेंगे तो 5 बचेगा, और 7-7 गिनेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए। और उसने कहा कि हमारी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आते। तो आइए आज की कक्षा हम इसी लोक कथा से जो संबंधित गणित है उसी से शुरू करते हैं। जो अंडे का विक्रेता है उसने क्या कहा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। उसने कहा है कि यदि 2-2 गिना जाए, 2-2 गिनने पर 1 बचता है, और 3-3 गिनने पर 2 बचता है। इसी प्रकार से 4-4 गिनने पर 3 बचता है। 5-5 गिनने पर 4 बचता है। छह गिनने पर 5 बचता है, और 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट ये भी वह देता है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आते हैं, यानी उसकी टोकरी उतनी बड़ी नहीं है कि 150 से अधिक अंडा रख सके। तो बताइए उसकी टोकरी में कुल कितने अंडे। समझिए बच्चों, ये जो लोक कथा टाइप का है, इसे यदि हम गणितीय रूप दें तो ये क्या कह रहा है। मान के चलिए कि उसके पास कुछ अंडे हैं, कुल अंडे उसके पास, हमने मान लिया कि कुल अंडे कोई संख्या है a है। अब इसका जो कथन है कि जब हम 2-2 करके गिनते हैं तो 1 बचता है। इसका मतलब है कि जो a है ये 2-2 करके गिनता है तो किसी न किसी संख्या से गुना होगा। मान के चलिए 2p + 1 के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से कहता है कि 3-3 गिनने पर भी कुछ ना कुछ आएगा। PQ, चलिए Q मान लिया, +2 है, 2 बचता है। और जब 4-4 गिनते हैं तो 4 × R + 3। इसी प्रकार से जब 5-5 करके गिनेंगे 5s + 4
छः छः करके जब गिनता है 6 × t + 5, और जब 7 7 करके गिनते हैं तो 7u प्लस कुछ नहीं बचता है, मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0। तो ये जो संख्याओं को लिखने का तरीका है, ये देखिए, ये तरीका ही आपका क्या था, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय था। प्रमेयिका में हम लोगों ने देखा था कि संख्याओं को इसी रूप में लिखा जाता है। अब आप ज्ञात कीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है 150 से कम में जिसे 7 से भाग दें तब वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, 6 से भाग देने पर 5 शेष बच जाए। यही कहने का मतलब है ना, जब 5 से भाग दें तो 4 से शेष बच जाए, 4 से भाग दें तो 3 शेष बच जाए, और ये प्रक्रिया चलते रहे। तो आप एलसीएम का भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हिट एंड ट्रायल आप रखिए और रख करके देखिए, और इस प्रकार से संख्या को ढूंढ सकते हैं। ढूंढिए तो आप उत्तर प्राप्त कीजिए, संख्या आ जाएगा आपका। कर करके देखिए हर बार, आप पाएंगे कि 119 अंडे आ जाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने इस प्रकार का देख लिया है प्रमेय, साथ ही साथ एल्गोरिदम भी देखे हैं, और कुछ संख्याओं का हम लोग HCF भी निकाले थे। आज की कक्षा में भी हम लोग HCF निकालने का कार्य साथ में मिलकर करेंगे। बच्चों, इस बार हमने दो संख्या लिया है, एक संख्या है 4052 और एक संख्या है 12576। इन दोनों का HCF हम लोग आइए मिलकर ढूंढते हैं। हम लोग प्रयोग करेंगे इसी प्रकार के प्रमेय का, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, HCF ढूंढेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, संख्या 12576 जो है बड़ा है 4052 से, तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 12576 बराबर 4052। अब इसका विभाजन करेंगे 12576 का हम 4052 से, तो आप देखेंगे कि ये 3 बार कटेगा, गुणा 3, और साथ में रिमाइंडर बच जाएगा 420। जब रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगली बार मुख्य जगह पर आ जाएगा आपका 4052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272। विभाजन का काम तो आप कर ही सकते हैं आसानी से, आप खुद से कीजिएगा और करके लिखिएगा। अभी भी जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है हमारा, तो हम लोग इसे फिर से लिखेंगे, 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अब क्या लिखेंगे बच्चों, 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124, और इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो चलिए आगे करेंगे। 124 बराबर हो जाएगा 24 गुणा 5 प्लस 4। फिर से आगे बढ़ाइए, हमारा हो गया 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। जैसे ही शेषफल रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर हो गया, तो जो सबसे अंतिम भाजक है इसे ही हम लोग HCF कह रहे थे। तो इस प्रकार आप एल्गोरिदम के द्वारा यूक्लिड विभाजन मेथड लगा करके HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए कई चरण हुए, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा शेष 0 ना हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 और 24 का HCF हो गया हमारा 4। अब इसके ऊपर जितना भी आपने निकाला, 124 और 24 का HCF भी इसी के बराबर होगा, 148 और 124 का HCF भी इसी के बराबर होगा। जितना भी चरण में आप चले हैं, तो प्रत्येक चरण की जो दो संख्याएं हैं उसकी HCF इतना ही होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, जरा अच्छे से समझ लीजिए कि HCF ऑफ 424 बराबर होगा HCF 24 124 का, 124 और 24 का, ये बराबर होगा HCF 148 और 124 का। चूँकि सब उसी स्टेप से आया है,
इन्हीं संख्याओं का हम लोगों ने HCF निकाला। इसमें से कहीं से भी किसी संख्या का HCF कहेगा तो आपको यहाँ तक चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक अद्वितीय तरीका है, यूनिक नंबर्स आए हैं इस विधि से तोड़ने में। और ये बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से HCF ऑफ 272 148, और ये सब बराबर होगा HCF ऑफ 420 272 बराबर होगा HCF 4052 और 420 बराबर होगा HCF 12576 और 4052। इस प्रकार से प्रत्येक स्टेप में जो संख्याएं हैं इन सब का HCF एक दूसरे के आपस में बराबर होता चलेगा। अब हमें आशा है कि आप किन्हीं दो संख्याओं का HCF आसानी से निकाल पाएंगे एवं संख्याओं को कैसे लिखते हैं विभाजन के रूप में ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी प्रमेय का उपयोग करके और किन प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, कैसे सिद्ध कर सकते हैं किसी बात को, तो प्रमेय का उपयोग करके अन्य कथनों को सिद्ध करना या दर्शाना आइए हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम लोगों ने सीखा है, संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसी का उपयोग करके हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है एक बात कि जितना भी धनात्मक सम पूर्णांक है, सम संख्या वाला पूर्णांक, वो सब 2q के रूप में होता है, और धनात्मक विषम संख्याएं जो होगी वो 2q + 1 के रूप में होगी। दुनिया की सभी सम संख्याएं 2q के रूप में एवं विषम संख्याएं 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आइए हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं इसको, देखिए दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, उत्तर कैसे ढूंढेंगे। मान के चलते हैं कि कोई संख्या है, माना कोई संख्या a है और यहां हमको दिया गया है कि q कोई पूर्णांक है, q जो है आपका ये नॉट इक्वल टू 0 है, या q जो है 0 से बड़ा है। अब संख्या a को हम कैसे लिख सकते हैं, जो जरा ध्यान दीजिए, a को हम लिख सकते हैं 2q + r के रूप में। ये हमारा कहाँ से लिख दिए हैं इस रूप में, प्रमेय से। अभी आपने देखा प्रमेय 1.1 जो हमारा था, प्रमेयिका की सहायता से लिख रहे हैं। प्रमेय से किसी भी संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो है 2 से गुना है q में, q कोई पूर्णांक है, तो हमारा r का मान क्या होगा। हमारा प्रमेय क्या कहता है कि जहां r 0 से बड़ा या बराबर होगा एवं छोटा होगा 2 से, यही तो हमारा प्रमेय कहता है। अब r का मान आपको पता हो गया कि ये या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से छोटा भी होगा, अर्थात r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 या फिर r बराबर हो सकता है 1। इसके अलावे और कोई दूसरा वैल्यू r का नहीं होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारी जो कोई भी संख्या होगी a, वो किस रूप में आ जाएगा, 2q के रूप में आ जाएगा। और 2q का मतलब हो गया आपका 2 से विभाजित, और 2 से विभाजित होने का मतलब है कि ये कैसा संख्या हो गया, समधन पूर्णांक। अब कोई भी संख्या, पॉजिटिव नंबर्स या पूर्णांक यदि सम संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यानी सम के अलावे बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई सब की सब विषम हो जाएगी। और संख्या देखिए, या तो हो रहा है आपका a बराबर 2q, या r बराबर यदि 1 देंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 2q + 1, और जो +1 के रूप में होगा यह सम नहीं होगा, और जब सम नहीं होगा तो बाकी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या।
तो विषम धन पूर्णांक हो गया। अर्थात आपने देख लिया कि सम धन पूर्णांक सब 2q के रूप में और विषम धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। यही बात हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आप प्रमेय की सहायता से आसानी से लिख करके कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हम साथ में करते हैं, तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है अपने पास कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में ही होता है, जहां q एक पूर्णांक है, कोई संख्या दिया गया। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। हमको क्या दिखाना है, विषम संख्या का रूप कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा। 4 के रूप में दिखाना है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है, ठीक है। अब इसे हम लोग 4 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 4 हम लोग ले लेंगे b के रूप में। a कोई धनात्मक विषम संख्या है और जैसे हम लोग लिखते हैं ना, a बराबर क्या लिखते हैं प्रमेय में, bq + r, जहाँ क्या देखते हैं हम कि r जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है एवं छोटा होता है b से। तो यहाँ पर b के जगह पर हमारा दिया गया है 4, b बराबर 4 लेने पर, जब b के जगह पर 4 लेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4q + रिमाइंडर। अब हमारा जो रिमाइंडर है, शेष है, ये क्या कह रहा है इसके बारे में कि यह 0 से बड़ा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा, कितना से, 4 से। और ऐसा कहने का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हैं आप कि r का मान कितना होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा कहाँ तक होगा, 4 से कम तक। मतलब r के जो संभावित मान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान हो सकते हैं 0, 1, 2 या फिर 3। यानी ये जो है इसके कितने रूप हो सकते हैं, किसी भी संख्या के a के जो रूप होंगे वो हो सकते हैं 4q, जब r बराबर 0 हो जाएगा तो, और जब r बराबर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4q + 1, जब r बराबर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 4q + 2, और जब r बराबर 3 लेंगे तो हमारा संख्या का स्वरूप हो जाएगा 4q + 3। यानी कुल 1, 2, 3, 4 तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 4q 2 से विभाज्य है, 4q + 2, ये दोनों ऐसा रूप है जो 2 से विभाज्य है। और हमें कहा गया है विषम संख्या के लिए, विषम संख्या तो 2 से विभाज्य नहीं होता है, 2 से जो विभाज्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 2 रूप है 4q एवं 4q + 2, ये दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य है। और हमें दिखाना है विषम पूर्णांक को, अर्थात जो 2 से विभाज्य नहीं है। अतः जब a, चूंकि a विषम पूर्णांक है, अतः इसका जो स्वरूप होगा वह कभी भी 4q या 4q + 2 के रूप में नहीं होगा। तो इन दोनों को जब हम हटा दें तो इसका जो रूप है क्या हो गया, अतः इसका रूप किस रूप में होगा, 4q + 1 के रूप में होगा, या फिर एक कौन बच गया, एक और बच गया 4q + 3 के रूप में होगा। यही 2 रूप में होगा। प्रश्न क्या कह रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा। आप देख रहे हैं यही दोनों रूप हमको भी निकल के आया है। बाकी जो 2 रूप हैं वो 2 से विभाज्य हैं, तब वह
सम संख्या के रूप में हो जाएगा, हमें दिखाना था विषम संख्या। बच्चों, भाषा से संबंधित एक प्रश्न हमने लिखा है रियल लाइफ का, आइए इसको भी देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। समस्या यह है कि एक मिठाई के विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। वो चाहता है कि हम सबका ऐसे ढेर लगा लें, ग्रुप बना दें और ऐसा ढेर बनाएं कि प्रत्येक ढेर में बराबर बराबर बर्फ़ी रहे। ऐसा ना हो जाए कि किसी में 50 बर्फ़ी रख दिए हैं या किसी में 10 बर्फ़ी रख दिए हैं, बड़ा छोटा ना, खराब लगेगा देखने में। तो ये चाहता है कि कम जगह में भी हो जाए, जगह भी कम घेरे और साथ ही साथ जो ढेर हम बनाएं सब बराबर बराबर संख्या की बना दें। तो एक ढेर में वो कितनी बर्फ़ी रखे कि उसका काम हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए देखिए क्या होगा, 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा रख रख के भी देख सकते हैं कि चलिए हम रख के देख रहे हैं, 5-5 बर्फ़ी से काजू का बना दिया, 5-5 बर्फ़ी बादाम का लेके बना दिया, फिर 6-6 लेके देखा, फिर 7-7 लेके देखा। इस प्रकार से हिट एंड ट्रायल कीजिए और करके देखिए। ये एक तरीका है जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एक दूसरा तरीका है आपको इसका HCF ज्ञात कर देना, क्योंकि HCF क्या कहलाता है? HCF वह संख्या तो ही होती है जो दोनों को विभाजित कर देगी। विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि बराबर बराबर ढेर लगा देगा और साथ ही साथ वह बड़ी से बड़ी संख्या भी होती है। और चूंकि बड़ा से बड़ा संख्या लेंगे तो अधिक से अधिक ढेर में बर्फ़ी आएगी तो ढेर की संख्या कम हो जाएगी। यानी ऐसा जहाँ भी प्रश्न हो तो आप सीधे सीधे HCF उसका ज्ञात कर सकते हैं, मासा ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? बिल्कुल एल्गोरिदम का व्यवस्था करेंगे जैसे हम लोग पहले किए थे। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए 420 एवं संख्या 130 का HCF। आइए स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी है उसे A के रूप में और जो छोटी है उसे B के रूप में लेकर हम इसको प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तो हो जाएगा 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30 और इसी को फिर हम लोग पुनः आगे बढ़ाएंगे। अब की बार एक के रूप में 130 को लिखेंगे और B के रूप में लिखेंगे किसको बच्चों? 30 के रूप में। बताइए कितना से मल्टीप्लाई होगा? विभाजन का तरीका आप जानते हैं, खुद से लिखेंगे। अब आप धीरे धीरे समस्याओं को हल करना खुद से सीख गए होंगे और खुद से कीजिए। कितना हो जाएगा? 4 + 10। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है तो यह प्रक्रिया अभी और करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब की बार कैसे करेंगे? 30 बराबर 10 गुणा 3। चलिए पूरी विभाजित हो गई, रिमाइंडर आ गया कितना? 0। और जब आप स्टेप पर पहुंच गए, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तब आपको HCF भी ज्ञात हो गया। कितना आ गया? 10। ये जो 10 आया ये बता रहा है कि 10 बर्फ़ी का यदि हम ढेर लगाएं, 10 बर्फियों का ढेर लगेगा। इससे क्या होगा? 10-10 के हिसाब से इसका भी बराबर बराबर लग जाएगा और ये भी बराबर बराबर बट जाएगा। एक भी बर्फी बचेगी भी नहीं और ढेर में सब आ भी जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग HCF का उपयोग करते हैं और HCF ज्ञात करने के लिए इस एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, इस स्टेप का उपयोग करते हैं। हमने बहुत प्रकार का प्रश्न, 3-4 प्रकार का प्रश्न देख लिया है। अब ऐसे ही प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं, तो उन अभ्यास के प्रश्नों को आप बनाइए, समाप्त कर लीजिए। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो अंक गणित की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे, जो कि हम बताए थे पिछली कक्षा में कि वह गुणन पर आधारित होगा। अभी हम लोग देख रहे थे विभाजन पर आधारित। यूक्लिड का जो विभाजन का पूरा एल्गोरिदम देखा हमने, प्रमेय देखा। तो आप इन बातों को दोहरा लें, अभ्यास के प्रश्नों को बना जाएं। हम लोग नई कक्षा में मिलेंगे अंक गणित की कुछ और भी आधारभूत गुणों के साथ, जानकारियों के साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।